हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी का अपना पहला लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि जैसे कैसे कैसे ये सारी प्लेट्स, पहले एक पैंजिया एक भूभाग थी, फिर जुरैसिक काल में कैसे इस प्लेट में भ्रंशन हुआ, फॉल्ट आया, और आज की डेट में जो सारे महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं उन्होंने कैसे कैसे सफ़र तय किया। फिर हमने नॉर्थ अमेरिका का भौतिक विभाजन देखा था। उसमें हमने देखा था कि नॉर्थ अमेरिका के भौतिक विभाजन में ग्रीनलैंड हमने पढ़ा था, फिर कनाडा देखा था, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, फिर सेंट्रल अमेरिका और फिर वेस्ट इंडीज। ये सारी चीज़ें कल के लेक्चर में हमने कवर की थी। फिर मैंने बताया था आपको सारे मध्य अमेरिका वाले जो भी ये देश हैं, ये सारा किया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि तीन अलग अलग सिचुएशंस में एक ही जीवाश्म से कैसे तीन अलग अलग ईंधन बनते हैं। एक जगह पे ऑयल बनता है, एक जगह पे नेचुरल गैस बनती है, एक जगह पे कोयला बनता है। ये भी हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर उत्तर अमेरिका की कुछ सागर और खाड़ियाँ हमने पढ़ी थी कल। फिर हमने कुछ स्ट्रेट्स, जल संधियाँ पढ़ी थी। फिर आर्कटिक वृत्त, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये हमने देखा था। और हमने नॉर्थ अमेरिका के प्रायद्वीप पढ़े थे कल। अब फिर हमने बर्मुडा ट्रायंगल डिस्कस किया था। उसके बाद हमने प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जो भी नेशनल पार्क्स हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम उत्तरी अमेरिका के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए उत्तर अमेरिका कुछ 4 भौतिक प्रदेशों में मुख्यतः विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है आपका पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश। ये जो भाग है, ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है पूरा, ये है पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश। दूसरा है, अभी हम बताएंगे आपको कॉर्डिलेरा क्यों कहते हैं। दूसरा है आपका कैनेडियन शील्ड। ये वाला जो हिस्सा है, ये ब्लू कलर वाला, ये है आपका कैनेडियन शील्ड पूरा। ठीक है, ये मार्शीलैंड है, दलदली भाग है। तीसरा आपका है अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश है। तो यानी कि ये ऊंचा भाग हो गया, चूँकि यहाँ पर्वत हैं और इधर तट है, तो ये आपका ऊंचा भाग हो गया। ये आपका ऊंचा भाग हो गया, ये पर्वतीय प्रदेश है जिसको कि हम कॉर्डिलेरा कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्यों इसको कॉर्डिलेरा कहते हैं। अब चूंकि यहाँ देखिए ये पर्वत है, तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि पर्वत के बाद डायरेक्ट मैदान शुरू हो जाएंगे। ये भी भाग कुछ ना कुछ ऊंचा होगा, है ना, तुलनात्मक रूप से। ये प्योर निचले मैदान हैं। अब यहाँ भी पर्वत है, तो यहाँ भी कुछ कुछ ऊंचे भाग होंगे। तो बेसिकली जो निचला मैदान है वो यही इतना है, ये वाला जो हिस्सा है बीच का। इस चीज़ को अभी आगे हम और डिटेल में देखेंगे। फिर जो पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश है, उसमें बेसिकली कौन कौन से माउंटेन्स हैं, क्यों उसको कॉर्डिलेरा कहते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब समानांतर 2 या 2 से अधिक पर्वत हमें देखने को मिलते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, तो उसको हम कॉर्डिलेरा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये प्रशांत तटीय श्रेणी है, ये वाला, ये जो हिस्सा आया है, ये वाला पूरा पर्वतीय श्रेणी जो है, ये प्रशांत तटीय श्रेणी है। फिर ये बीच में कैस्केड श्रेणी है, हालांकि ये प्रशांत तटीय श्रेणी का ही भाग है। तीसरा जो है, ये रॉकी माउंटेन्स हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको 3 समानांतर श्रेणियाँ दिख रही हैं, 1 2 3, इसीलिए इसको हम कॉर्डिलेरा शब्द का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा बताया कि 2 या 2 से अधिक समानांतर पर्वत श्रृंखला को कॉर्डिलेरा कहते हैं। जो कॉर्डिलेरा है वो स्पेनिश शब्द है। अब हमारे मन में सवाल आता है कि यहाँ पर इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ये कॉर्डिलेरा, ये पर्वत समूह बना कैसे। तो देखिए, और यहाँ पे आपको मालूम होगा कि यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी हैं, जैसे हुड हो गया, रेनियर हो गया, शास्ता हो गया। ठीक है, कुछ यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। जब हम हिमालय पढ़ते हैं या कुछ अन्य पर्वत पढ़ते हैं, तो वहाँ हमें ज्वालामुखी पर्वत देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन यही जब हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हुड, रेनियर, शास्ता, ऐसे कुछ ज्वालामुखी पर्वत मिलते हैं। इसके पीछे वजह जान लेते हैं कि क्यों यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत मिलते हैं अन्य पर्वतों के साथ, अन्य पर्वत श्रेणियों के साथ। और जबकि जब हिमालय हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ऐसे ज्वालामुखी पर्वत देखने को नहीं मिलते हैं। इस चीज़ को यहीं पे स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। आप जानते हैं ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप है। और यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के नीचे भी एक ऐसे ही प्लेट है,
प्लेट हम किसी भूभाग को बोलते हैं, किसी सख्त भूभाग को हम प्लेट्स कहते हैं। तो इसी प्लेट के ऊपर ये प्रशांत महासागर है ना। तो जब ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराई तो जो भारी प्लेट थी, जो भी महासागरीय प्लेट होती है वो भारी होती है, जो कि बेसाल्ट से बनी होती है, ठीक है। तो वो जो भारी प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है, उसका सबडक्शन देखिए नीचे हो जाता है। और जो हल्की प्लेट होती है उसमें पहले तो ऐसे सीधी होती है, फिर जैसे आपने घर में अपने पर्दे देखे होंगे, जब उनमें आप दबाव डालते हैं तो ऐसे 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 फोल्डिंग्स उनमें बनने लगता है। या कोई आप हाथ में पीस ऑफ पेपर लेके देखेंगे और जब उसको आप आपस में मोड़ेंगे तो उसमें भी ऐसे बीच में ऐसे फोल्ड बन जाएगा, ठीक है। अब मन में हमारे सवाल ये उठता है कि यहाँ पे ये ज्वालामुखी क्यों पाए जाते हैं, साथ में इन पर्वतों के साथ में कुछ ज्वालामुखी पर्वत क्यों पाए जाते हैं, ये ज्वालामुखी क्यों यहाँ से निकलते हैं। देखिए, जब एक महासागरीय प्लेट होती है और दूसरी जो है महाद्वीपीय प्लेट होती है, ये सीधी सी बात है कि ये महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है। अब जब महासागरीय प्लेट है तो उसमें ऊपर जल होगा, जब ये दोनों प्लेटें टकराएंगी तो कुछ जल जो है ऐसे रिस कर नीचे जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये प्लेट नीचे जाएगी तो नीचे चूँकि काफ़ी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से ये प्लेट पिघलने लगती है, ये प्लेट पिघल के लावा में बदलने लगेगी, ठीक है। जब ये तरल मैग्मा में इस प्लेट बदलने लगेगी पिघल कर, ठीक है। लेकिन इस मैग्मा में इतनी पावर नहीं है कि इस महाद्वीपीय प्लेट को तोड़कर ये ऊपर निकल जाए। अब ये ऊपर क्यों निकल रहा है, क्योंकि जो जल होता है, जल की वाष्प में इतना प्रेशर होता है, इतना हाई प्रेशर होता है कि वो महाद्वीपीय प्लेट को भी समय के साथ धीरे 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 तोड़कर ऊपर पृथ्वी के बीच में जगह बना लेती है, इस महाद्वीपीय प्लेट में स्पेस बना के और ऊपर निकल आती है। और उसी के सहारे ये जो आपको लावा दिख रहा है, ये पिंक कलर वाला, ये पिंक कलर वाला लावा है, और ये जो ब्लू कलर से है ये पानी है, जल है, जलवाष्प। तो जलवाष्प में इतना प्रेशर होता है, इतना हाई प्रेशर होता है कि महाद्वीपीय प्लेट को धीरे 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 काल के साथ तोड़कर समय के साथ वो ऊपर आ जाता है, और उसी के सहारे पीछे 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 मैग्मा आ जाता है ऊपर और लावा के रूप में जम जाता है, और उसी से धीरे धीरे ये ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में जो ये ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, इनके बनने के पीछे कारण क्या है, ठीक है। यदि यहाँ पे जल नहीं होगा, जलवाष्प, तो ये जल नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा तो जलवाष्प नहीं बनेगी, जलवाष्प नहीं बनेगी तो उसमें उतना प्रेशर नहीं होगा कि इसके साथ साथ ये तरल मैग्मा ऊपर आ पाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं। तो देखिए, जब हम सबसे ऊपर का हिस्सा देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के अलास्का वाला, तो यहाँ पे एक ब्रुक्स श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। ये हो गई हमारी ब्रुक्स श्रेणी। अभी इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बस सबसे पहले हम लोकेशंस देख लेते हैं। फिर दूसरी है अपनी अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले या फिर देनाली, इसको दोनों नाम है इसके। मैकिनले वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनके नाम पे रखा गया था, और उसके बाद देनाली नाम बाद में बराक ओबामा जी ने 2015 में इसको बदल कर देनाली कर दिया था। वहाँ के लोगों ने इनसे प्रार्थना की कि सर देखिए, ये हमारा जो है, ये हमारा मतलब पहचान है यहाँ की। देनाली वहाँ का शायद मतलब देनाली का शब्द होता है, देनाली शब्द का मतलब होता है महान, और वहाँ का शायद इससे कुछ मतलब धार्मिक आस्था भी इस शब्द से इन लोगों की जुड़ी हुई थी। तो बराक ओबामा ने इसका नाम वापस से देनाली कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी जो है फिर से रिसेंटली इसका नाम बदल के ये मैकिनले कर दिया गया। चलिए अब आप आगे देखते हैं, ये कनाडा वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, इसको कहते हैं मैकिनले पर्वत श्रेणी। फिर जब और नीचे हम आएंगे इधर लेफ्ट में, तो देखिए प्रशांत का तट है पूरा ये, ठीक है। यहाँ पे प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पे इसके बगल 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 प्रशांत तटीय श्रेणी है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगान, और ये जो माउंट मैकिनले या देनाली है, अब सोचिए किसी राष्ट्रपति के नाम पे रखा गया है, तो इसका मतलब है कि इसका बहुत महत्व है। ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। भले अलास्का छोटा सा दिख रहा है इधर कोने में, लेकिन जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ये यही है, माउंट मैकिनले या देनाली, ठीक है। फिर जब हम और आगे बढ़ेंगे इससे, तो यहाँ पे कैस्केड श्रेणी है। कैस्केड श्रेणी भी कोई अलग श्रेणी नहीं है, प्रशांत तटीय श्रेणी का ही भाग है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक सियरा नेवादा श्रेणी है। सियरा नेवादा श्रेणी के ऊपर एक ताहो झील पाई जाती है। ताहो झील एक अल्पाइन झील है। अल्पाइन झीलें वो झीलें होती हैं जो बहुत ऊंचाई पर पाई जाती हैं, ठीक है। जब कोई झील बहुत अधिक ऊंचाई पर पाई जाएगी तो वो अल्पाइन झील कहलाएगी, तो इसका नाम है ताहो झील। इसके बारे में भी अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इधर जब हम मैक्सिको में आते हैं तो यहाँ पे सियरा माद्रे
ऑक्सीडेंटल है और इधर सियरा माद्रे ओरिएंटल है। ऑक्सीडेंटल शब्द है वो पश्चिमी भाग के लिए प्रयोग किया जाता है, ओरिएंटल शब्द पूर्वी भाग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए जो ऑक्सीडेंटल है ये पश्चिम में है और ओरिएंटल है इधर ये पूर्व में है, मैक्सिको के। यहाँ पे सिटल ले पेटल है, भी आगे बताएंगे आपको। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश में आपको मैंने क्या क्या बातें बताई हैं, वो उसका नोट्स फॉर्म में देख लेते हैं उसको। ये नवीन वलित पर्वत श्रेणी वाला प्रदेश है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रशांत महासागर वाली प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट वाली प्लेट है, दोनों आपस में टकराई, इनका आपस में अभ्रंशन हुआ, तो यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन्स ऐसे 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 वलित पर्वत तैयार हुए, जैसे आपको मैंने देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है इसमें। फिर यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण प्रशांत महासागरीय तथा उत्तरी अमेरिका प्लेट के अभिसरण कन्वर्जेंस से हुआ है, ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ बहुत सी ज्वालामुखी चोटियाँ पाई जाती हैं, हुड, रेनियर, शास्ता, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, इसका कारण भी बता चुका हूँ। यहाँ कई नदियों का उद्गम होता है, जैसे कोलंबिया, कोलोराडो, इन दोनों नदियों का उद्गम होता है रॉकी माउंटेन से, अभी इसको हम और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर कई अंतः पर्वतीय पठार स्थित हैं। देखिए अंतः पर्वतीय पठार क्या होते हैं, मान लीजिए कि दो ऐसे माउंटेन हैं, ठीक है, और इनमें तो मान लीजिए फोल्डिंग हो गई, मान लीजिए कि कोई एक ऐसी प्लेट थी सीधी, ठीक है, इनमें एक जगह पे यहाँ फोल्डिंग हो गया, लेकिन जो ये बीच वाला भाग था ये चूँकि कठोर था तो यहाँ फोल्डिंग नहीं हो पाई। ठीक है, कठोर है तो नहीं फोल्डिंग हो पाएगी, नहीं मुड़ेगा वो, तो ये ऐसे सीधा रह जाएगा वो हिस्सा। और फिर जो है कमज़ोर सा वो प्लेट था, सॉफ्ट प्लेट थी, मुलायम प्लेट थी, तो वो फिर से मुड़ गई। तो जो बीच में पठार का निर्माण होगा उसको बोलेंगे अंतः पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेटिव। चूँकि ये दो पर्वतों के बीच में है इसलिए इसको कहते हैं इंटर माउंटेन प्लेटिव। ठीक है, तो जैसे कोलंबिया का पठार हो गया, कोलोराडो का पठार हो गया, ग्रेट बेसिन पठार हो गया। अभी आगे डिटेल में जब हम नॉर्थ अमेरिका के पठार पढ़ेंगे, देखिए ये चीज़ें ऐसे आपस में रिलेट होंगी। अभी आप पर्वत पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब इसी में आपको मैंने नदियाँ भी बताई हैं कि कोलंबिया, कोलोराडो, ये स्नेक, ये सारी नदियाँ निकलेंगी। फिर यहीं पे बीच में पठार हैं, तो वो भी सारी चीज़ें ऐसे आपस में अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो फिर आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। पिछले क्लास में मैंने कुछ आपको बताया था, कुछ नेशनल पार्क्स वहाँ के, नॉर्थ अमेरिका के, कनाडा के, ग्रीनलैंड के, अभी वो सब भी अभी आगे आएंगे। जब हम लोग पर्वत पढ़ेंगे, जब वहाँ के बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, तो वो सब भी अभी वापस से आएंगे उसमें। ठीक है, अब जो पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश है उसकी अगली खासियत ये है कि यहाँ पे वनस्पति और जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसा आपको मैंने बताया था, जब कहीं नेशनल पार्क है तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत उच्च मात्रा में पाई जाएगी। अगली खासियत क्या है पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश की, कि यहाँ पे खनिज जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। मेनली जो रॉकी माउंटेन्स हैं वो तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। रॉकी माउंटेन्स जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं और अन्य खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे सीसा हो गया, जस्ता हो गया, चांदी हो गया। फिर चांदी आपका मैक्सिको में भी पाया जाता है, वहाँ की नाइका खान है वहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए कैसे जो है ये वलन होता है, एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया है। ये एक सीधी पहले प्लेट थी, फिर दूसरी प्लेट ने इधर से फोर्स लगाया। ठीक है, इधर से देखिए फोर्स लग रहा है महासागरीय प्लेट का नीचे से। जब नीचे से महासागरीय प्लेट का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक महासागरीय प्लेट है इसमें। ठीक है, महासागरीय प्लेट जब नीचे से इसमें फोर्स लगाएगी, जब नीचे इसमें जाएगी, तो इसमें देखिए वलन होना शुरू हो जाएगा। जब वलन होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ देखिए कुछ यहाँ पे ग्लेशियर्स दिख रहे हैं, क्योंकि जब ऊंचे भाग में हैं, ऊंचाई पर हैं। ठीक है, ऊंचाई पर होने के साथ साथ जैसे जैसे ऊंचाई, और दूसरी बात क्या है, नॉर्थ पोल के पास हैं, तो यहाँ पे इसमें ऊपर अपने आप बर्फ़ जमने लगती है। एक और डायग्राम है, इसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। एक प्लेट इसमें देखिए यहाँ से फोर्स लगा रही है, एक प्लेट इसमें यहाँ से फोर्स लगा रही है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, एक प्लेट यहाँ से, एक प्लेट यहाँ से। ये देखिए जो है कैसे जो है फोल्डेड माउंटेन्स बन रहे हैं। ठीक है, इसको जो है यंग फोल्डेड माउंटेन, इन्हीं को कहते हैं, नवीन वलित पर्वत। अब आप देखिए इस मैप के माध्यम से आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे जो नॉर्थ अमेरिका है, हमें देखने में लगता है ना कि नहीं बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो इसके पूरे भूभाग का उपयोग हो जाता होगा, सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे भी पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, पूरा यहाँ ब्रुक्स है, यहाँ पे अलास्का है। ठीक है, ये पूरी इमेज आपके मन में बन जानी चाहिए। यहाँ पे भी देखिए पूरा जितना ये ब्राउन कलर से दिख रहा है, ये पूरा आपका पर्वतीय क्षेत्र है। हालांकि यहाँ पे कुछ नदियाँ ज़रूर निकलती हैं, कुछ अंतः पर्वतीय पठार भी हैं, लेकिन ये जो भूभाग है बहुत किसी काम का नहीं है। हाँ, यहाँ जैव विविधता पाई जाएगी, यहाँ पे कृषि होगी, लेकिन कृषि भी जो होगी टेम्परेरी होगी, परमानेंट कृषि नहीं होगी, वहाँ पे लोग रहेंगे नहीं। तो यहाँ पे भी आगे मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे सूटकेस फार्मिंग
फेमस है। सूटकेस फार्मिंग का मतलब लोग अपना सामान लेके जाते हैं सारा खेती वाला, और कुछ महीने वहाँ पे खेती करके और वापस आ जाते हैं। क्योंकि 6 महीने वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, 6 से 7 महीने 8 महीने, तो जितने समय के लिए बर्फ़ हटती है उतने समय के लिए वो लोग उस जाके उस भूमि का प्रयोग करके और वहाँ से अपनी फसल वगैरह उपजा के और काट के वहाँ से वापस चले आते हैं, और रहने का स्थान उनका नीचे यहाँ पे मैदानों में है। ठीक है, अभी सारी चीज़ बिल्कुल देखेंगे, आराम से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ये आपका अपलेशियन माउंटेन है, यहाँ पे ब्लू रिज है, यहाँ पे एलेग्नी है, यहाँ पे नॉटे डैम पर्वत है। सारी चीज़ें भी आपको आगे मैं बताने जा रहा हूँ। ये मैंने खाली छोड़ दिया है ब्लैंक, इसको आपको फिल करना है। जब आप पढ़ लेंगे इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इसको फिल करेंगे खुद ही। अब चलिए देखिए अलास्का श्रेणी आपको बताते हैं, एक एक माउंटेन डिटेल में शुरू करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन 4-4 लाइन इसके बारे में जान लेते हैं। जो अलास्का माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में सबसे उत्तरी और पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, अलास्का में इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले या देनाली। इसके पीछे की आपको कहानी भी बता चुका हूँ कि मैकिनले वहाँ के राष्ट्रपति थे, और जो देनाली है वहाँ का धार्मिक मान्यताएं कुछ जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसका नाम देनाली वापस से रख दिया गया है। ठीक है, फिर ये इसकी जो ऊंचाई है वो है 6194। अब आप देखिए जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई है 8848 या 8850 कुछ जगह पे मिलता है। वहीं पे इसकी ऊंचाई 6194 मीटर। आप सोचिए कि माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई कम है। मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान इसी स्थान पर स्थित, मतलब इसी स्थान पर स्थित है, ये जो अलास्का श्रेणी है। ठीक है, तो जो पर्वत श्रेणी है, अगर कभी क्वेश्चन आता है आपके पास कि मान लीजिए हिमालय पे आता है, कहीं भी आता है, तो आपको मेंस में अपने दिमाग को ऐसे मतलब बंद नहीं रखना है, आपको बता के रखना है कि यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान पाए जाएंगे, तो यहाँ पे उच्च मतलब बायोडाइवर्सिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्षेत्र, कोई भी पर्वत होगा। ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं प्रशांत तटीय श्रेणी। ये देखिए यहाँ पे प्रशांत तटीय श्रेणी है अपनी। अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। इसमें कई ऊंची पर्वत श्रेणियाँ इसमें कई श्रेणियाँ सम्मिलित हैं, जैसे सेंट इलियास श्रेणी हो गई, तटीय पर्वत हो गई, कैस्केड श्रेणी हो गई। मैंने बताया था ना कि कैस्केड श्रेणी जो है उसका प्रशांत तटीय श्रेणी का ही भाग है। ठीक है, तो सेंट इलियास श्रेणी में एक लोगान चोटी पाई जाती है। ठीक है, जो लोगान चोटी है ये उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले या देनाली, अभी आपको मैंने पहले बताया था। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट लोगान। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये कनाडा का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इतना, ये पूरा कनाडा का क्षेत्र है। अब आप मुझे बताइए जो अलास्का है वो यूएसए के कब्जे में है, तो यूएसए की सबसे ऊंची चोटी हो गई माउंट मैकिनले या देनाली, वहीं कनाडा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट लोगान। और उत्तर अमेरिका पूरे महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? वो भी होगी माउंट लोगान। ठीक है, यहाँ पे जो कैस्केड श्रेणी है, यहाँ पे रेनियर, हुड, शास्ता, ये सब ज्वालामुखी पर्वत हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये कोई माउंटेन है और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जल भरा हुआ है, जलमग्न कोई वो है, मतलब सागरीय प्लेट है, तो सागरीय प्लेट होगी तो धीरे धीरे जल रिस्क यहाँ पहुँचेगा नीचे, और जलवाष्प के सहारे जो मैग्मा है वो भी ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे ज्वालामुखीय पर्वतों का निर्माण होगा। तो जो कैस्केड श्रेणी में ये रेनियर, हुड, शास्ता, ये सारे ज्वालामुखीय पर्वत हैं। अगला आ जाता है सियरा नेवादा पर्वत। सियरा नेवादा पर्वत की लोकेशन देख लीजिए, ये जहाँ पे आपका यूएसए ख़त्म हो रहा है और मैक्सिको शुरू हो रहा है, यहाँ पे सियरा नेवादा पर्वत है। ठीक है, सियरा नेवादा पर्वत की एक खास बात यह है कि ये सारे यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये अलास्का हो गया, प्रशांत तटीय श्रेणी हो गया, कैस्केड हो गया, लेकिन सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन की खासियत ये होती है कि मान लीजिए कि ये कोई एक भूभाग है। ठीक है, ये 3 भूभाग हैं। अब इसी में से कोई 2 भूभाग नीचे चले जाएं, ठीक है, तो एक भूभाग ऑटोमेटिक ऊपर रह जाएगा, तो ये भी पर्वत जैसा दिखेगा, है ना। इसी को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो जो ये सियरा नेवादा माउंटेन है, इसकी खासियत ये है कि विश्व का सबसे ऊंचा ब्लॉक माउंटेन है, खंड पर्वत है। ये यूएसए के नेवादा और कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यहाँ पे ये देखिए कैलिफोर्निया राज्य है आपका, यहाँ पे ये नेवादा राज्य है। तो ये यूएसए के कैलिफोर्निया और नेवादा राज्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विटनी है। ठीक है, सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी माउंट विटनी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पाइन झील वो झीलें होती हैं जो ऊंचाई पर पाई जाती हैं। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था यहीं पर एक अल्पाइन झील पाई जाती है जिसका नाम है ताहो। ठीक है, सबसे बड़े विश्व के जो सिकोया वृक्ष होते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए सिकोया वृक्ष ये हैं, आप इनकी हाइट देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपको एक दिख रहा होगा, आदमी यहाँ पे जा रहा है, एकदम चींटी जैसा दिख रहा है इस वृक्ष के सामने। कितनी ऊंचाई है इस वृक्ष की?
ये देखिए सिकोया वृक्ष है, ये रोड है। आप देखिए यहाँ पे बीच में इसको हल्का सा काट के पेड़ को बीच से, और यहाँ पे देखिए रास्ता बनाया गया है, यहाँ से कार निकल रही है, ट्रक, मतलब आप समझिए ट्रक्स तक के जाने का रास्ता होता है, इतनी चौड़ाई और उतनी ऊंचाई होती है इसकी। ठीक है, इसी सिकोया वृक्ष के नाम पे यहाँ पे एक सिकोया नेशनल पार्क है और एक योसोमाइट नेशनल पार्क है। जो सिकोया और योसोमाइट नेशनल पार्क है दोनों यहीं पे स्थित है। अब आप देखिए ताहो झील, ये देखिए सब ऊपर ऊंचे 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 पर्वत हैं, चारों तरफ पर्वत हैं, और देखिए उन्हीं पर्वतों के बीच में कितनी सुंदर जो है ये ताहो झील है ना। इसके बगल में देखिए छोटी ये सब वनस्पतियाँ हैं, ग्रीनरी है ना। तो जो ताहो झील है ये सियरा नेवादा पर्वत पर स्थित है। आपको मतलब आई होप अब आपको याद रहना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला रॉकी माउंटेन। हमारा ब्रुक्स हो गया, अलास्का हो गया, प्रशांत तटीय श्रेणी हो गया, कैस्केड हो गया, सियरा नेवादा हो गया। अब हम पढ़ेंगे रॉकी माउंटेन, जो कि विश्व का दूसरा सबसे लंबी जो है माउंटेन रेंज है। पहली कौन सी है? एंडीज़ है। एंडीज़ कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। उसको हम लोग जब अगला कॉन्टिनेंट अपना कवर करेंगे वहाँ पे करेंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि रॉकी माउंटेन का जो उत्तरी हिस्सा है वो ये कनाडा में पड़ रहा है, ठीक है, और जो इसका दक्षिणी हिस्सा है वो यहाँ यूएसए में पड़ रहा है, ठीक है। तो जहाँ से शुरुआत होती है इसकी, इस हिस्से को कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया, और जो ये निचला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं न्यू मैक्सिको। जो ये वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं न्यू मैक्सिको। इसको न्यू मैक्सिको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद यहाँ पे मैक्सिको राज्य शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिए जो ये रॉकी का जो कनाडा वाला हिस्सा है, यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है रॉबसन, ठीक है। कौन सी है? रॉबसन। और जो यहाँ पे यूएसए में स्थित है उसका नाम है एल्बर्ट। एक खासियत और है इसकी रॉकी माउंटेन की, कि रॉकी माउंटेन और जो ये इधर आपकी ये कैस्केड श्रेणी है, ये कैस्केड श्रेणी हो गई, ये रॉकी माउंटेन हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक पठार स्थित है जिसका नाम है कोलंबिया का पठार, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे जब आप आएंगे यहाँ पे देखिए सियरा नेवादा है, सियरा नेवादा, और देखिए रॉकी काउंटिन्यू है। इसके बीच में जो पड़ता है इसको ग्रेट बेसिन पठार कहते हैं। और जब उससे हल्का सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पड़ेगा कोलोरेडो का पठार, ठीक है। ये सारे पठार आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इनको आपस में रिलेट कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपकी एक अच्छी समझ बन सके, ठीक है। अब आप देखिए रॉकी माउंटेन से कि नदी जा रही है कोलंबिया पठार को बिल्कुल बीच से काटते हुए, इसका नाम है कोलंबिया नदी। एक नदी इधर जा रही है, इसका नाम है मिसौरी नदी। अब ये मिसौरी नदी आगे जाके मिसिसिपी में मिलेगी, फिर ये यूएसए में मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र बनाएगी। जब ये मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र बनाएगी तो ये यूएसए का सबसे बड़ा नदी तंत्र होगा। यूएसए का सबसे बड़ा नदी तंत्र होगा तो यूएसए के सबसे बड़े नदी तंत्र से यहाँ का इकोनॉमिक बूम मिलेगा इसको। चूँकि ये आपस में कनेक्ट हो पाएगा तो इसमें व्यापार हो पाएगा आराम से। चूँकि ये व्यापार बहुत सस्ते होते हैं जो नदियों के माध्यम से होते हैं, यहाँ पे फ्यूल्स की कम ज़रूरत होती है, कनेक्टिविटी अच्छी होती है, ये नेचुरल रिसोर्स होता है, तो यहाँ से आगे बूम मिलेगा। इसके बारे में हम आगे इसको पढ़ेंगे आराम से। फिर यहाँ पे कोलोरेडो पठार है, यहाँ से भी एक नदी निकल रही है जिसको हम कहते हैं कोलोरेडो नदी, ठीक है। इन सब के बारे में अभी आगे हम बहुत आराम से विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी बस रॉकी माउंटेन मुझे आपको बताना था। रॉकी माउंटेन की ये चोटी बतानी थी, रॉबसन चोटी, और ये एल्बर्ट चोटी जो कि यूएसए में पड़ती है। अब चलिए एक बार ब्रीफली पढ़ लेते हैं कि रॉकी माउंटेन नवीन वलित पर्वत है, कनाडा के ब्रिटिश रूल में, ये भी आपको पॉइंट बता चुका हूँ। विश्व की दूसरी लंबी श्रेणी है, बता चुका हूँ। सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है, बता चुका हूँ, ठीक है, एल्बर्ट यूएसए में। फिर उसके बाद कनाडा में स्थित रॉकी पर्वत के एक हिस्से की सबसे ऊंची चोटी रॉबसन, ये भी बता चुका हूँ। खनिज भंडार जो है यहाँ पे तांबा यहाँ पे मुख्य है, ठीक है। फिर सीसा, जस्ता, चांदी भी पाया जाता है कुछ मात्रा में, लेकिन तांबे के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे अधिक मात्रा में तांबा ही पाया जाएगा। रॉकी माउंटेन के जो है पश्चिम में स्थित श्रेणियों के बीच कई अंतः पर्वतीय पठार जैसे कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोरेडो पाए जाते हैं। ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस डायग्राम में, ठीक है। कई बड़ी नदियों का उद्गम होता है जैसे कोलंबिया, कोलोरेडो, रियो ग्रांडे। देखिए समझिए, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ वही कि अगर कहीं पे हिमालय के या किसी और पर्वत के बारे में लिखने के लिए आता है तो आपको बताना होगा कि जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं पर्वत। यहाँ पे कई नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। यहाँ पे आने जाने के लिए कुछ मतलब रास्ते बने होते हैं, कुछ घाटियाँ होती हैं जो कि भाई लोग घूमने टहलने जाते हैं, तो उस पर्पज़ से कैसे मतलब महत्वपूर्ण है। तो सारी चीज़ें आपको लिख देनी है अपनी लैंग्वेज में, कोई बहुत इसमें सोचना विचारना नहीं है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए रॉकी माउंटेन में येलो स्टोन नेशनल पार्क पाया जाता है जो कि विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। यहाँ पे ओल्ड फेथफुल गीजर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे भाप से निकल रही, एकदम गर्म पानी निकल रहा है यहाँ से,
ठीक है। तो इन्हीं को ओल्ड फेथफुल गीज़र कहा जाता है। ज़मीन से जब मतलब गर्म पानी की बौछारें ऊपर निकलेंगी और वाष्प आपको दिख रही होगी यहाँ गर्म पानी की, तो यही ओल्ड फेथफुल गीज़र है। देखिए कैसे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लाइन से कितनी भीड़ है देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी पढ़िए लिखिए, नौकरी पाइए, फिर यहाँ जाइएगा घूमने। फिर आगे देखते हैं हम लोग मैक्सिको। मैक्सिको में देखिए मेनली 2 पर्वत हैं और कुछ ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी है। तो जो एक पर्वत इधर है पश्चिमी भाग में, इसको कहते हैं सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। जो पूर्व में है उसको कहते हैं सियरा माद्रे ओरिएंटल, ठीक है। ये देखिए ऑक्सीडेंटल, ओरिएंटल। तो जो भी चीज़ें आपके पश्चिम में होंगी उसके लिए ऑक्सीडेंटल वर्ड यूज़ किया जाता है। इसी पेटी क्षेत्र में सिटलल टेपेटल चोटी स्थित है, जो मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी तथा उत्तरी अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। पोपोकोटपेटल मैक्सिको की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे सिटलल, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पे सिटलल टेपेटल है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे पोपोकोटपेटल है, ठीक है। अब अंतिम हम लोग पढ़ते हैं अपना अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद ये क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और हम लोग अगले क्लास में जो अगली चीज़ें होंगी उसको डिस्कस करेंगे। जो अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश है वो इस क्षेत्र में स्थित है। देखिए जो ये वाला क्षेत्र है आपका, ये वाला, इसको और जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है आपका अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। इधर आपका अटलांटिक ओशियन है। तो ये कनाडा और यूएसए के पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिशेल है। अभी देखिए आपको इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है। देखिए ये प्राचीन वलित पर्वत हैं, ठीक है, यानी कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो इनकी ऊंचाई कम होगी, उनकी ऊंचाई होगी 1 से 2000 मीटर, ठीक है। प्लस क्या है कि देखिए यहाँ पे ये आपको पर्वत दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर्वत से कुछ गिरती हुई नदियाँ दिख रही हैं। जब ये पर्वत से नदियाँ यहाँ पे गिरेंगी, चूँकि ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, तो यहाँ से इसका कुछ यहाँ पे क्या होगा, अपने साथ कुछ यहाँ से अवसाद लेके आएगी ये नदी। जब ये नदी अवसाद लेके आएगी तो यहाँ का जो पर्वत के नीचे का हिस्सा है, जो पर्वत का पैर वाला हिस्सा है, जिसको बोलते हैं पर्वत पद, ठीक है, तो यहाँ पे एक पठार का निर्माण करेगी। कालांतर में समय के साथ एक ऐसे पठार का निर्माण करेगी। इसको हम लोग बोलते हैं, जब कोई पठार पर्वत को काट काट कर पर्वत के ठीक पैर के पास इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीडमोंट पठार, ठीक है। तो ये एक पीडमोंट पठार है। इसके बाद आप देखिएगा जब कोई पठार है तो पठार से नदियाँ बहते नीचे आके गिरेंगी। तो जो वो मुख्य बिंदु होता है जहाँ से नदी का प्रवाह सबसे तेज होता है नीचे के लिए, उसको बोलते हैं फॉल लाइन रीजन, यानी कि प्रपात रेखा क्षेत्र। अब इसको फॉल लाइन रीजन कहने के पीछे तात्पर्य ये है कि चूँकि यही वो लाइन है, यही वो बिंदु है जहाँ से ये नदी जो है वाटरफॉल के रूप में बदल जा रही है, ठीक है, इसीलिए इसको फॉल लाइन रीजन कहते हैं। इसका महत्व क्या है? यहाँ पे नीचे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाएंगे तो यहाँ पे आराम से हमको ऊर्जा मिलेगी, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ हमको विद्युत ऊर्जा मिलेगी। फिर ठीक जब हम इसके इधर पश्चिम में देखेंगे तो ये जो पर्वत है इसके नीचे कुछ कोयले के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हमको खनिज मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमको विद्युत मिल जा रही है, यहाँ हमको जल मिल जा रहा है पर्याप्त मात्रा में। अब आप बताइए क्या यहाँ पे इंडस्ट्री हम नहीं बना सकते हैं? क्या ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बन सकता है, उद्योग क्षेत्र, ठीक है। अब आप देखेंगे जितने भी यूएसए के उद्योग क्षेत्र हैं वो सारे के सारे आपको मेनली जो बड़े बड़े मिलेंगे सब इसी क्षेत्र में मिलेंगे, सब इसी भाग में मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको समझना है ज्योग्राफी को, ऐसे ही चीज़ें आपस में एक दूसरे से को रिलेट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, अभी मैं आपको जब यूएसए के पूरे औद्योगिक प्रदेश पढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, शहर जिनका नाम आप सुनते हैं, सब आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। कनाडा के भी कुछ शहर यहीं पे पाए जाते हैं, यहीं पे इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। फिर जब हम इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है कटक घाटी क्षेत्र, ठीक है। ये बीच में देखिए ये घाटियाँ हैं और ये कटक है, तो इसको इसीलिए कटक घाटी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये चूना पत्थर की बनी हुई है, जो कटक घाटी क्षेत्र है ये चूना पत्थर का बना हुआ है। चूना पत्थर की खासियत क्या होती है कि जल इसको आसानी से काट कर आगे बढ़ जाता है, और कुछ
अच्छी अच्छी आकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। अभी हम उसको भी इसी में देखने वाले हैं। फिर जब हम इसके और पश्चिम भाग में बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो पठार है इसको कहते हैं अपलेशियन पठार। ठीक है, इसको हम कहते हैं अपलेशियन पठार। चूँकि ये पूरा अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश है, इसी के नाम पे इसका नाम अपलेशियन पर्वतीय पठार पड़ा है। इसकी खास बात क्या है, यहाँ पे लौह अयस्क पाए जाते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे लोहा मिल रहा है, यहाँ पे कोयला मिल रहा है, यहाँ पे ऊर्जा मिल रही है, विद्युत ऊर्जा, यहाँ पे जल मिल रहा है। अब आप बताइए ये इंडस्ट्रियल जोन बनने में यहाँ पे क्या कमी रह जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में चीज़ें देख लेते हैं जो इसकी थ्योरी है। अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। देखिए आपको मैंने दिखा दिया है कि ये पूर्वी भाग है, यहीं पे स्थित है। ठीक है, यह प्राचीन वलित पर्वत है, इसलिए प्राचीन वलित पर्वत है तो इसीलिए इसकी ऊंचाई कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको नदियों ने और वर्षा के द्वारा बहुत ज़्यादा इनमें कटाव हुआ है। धीरे 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 इनकी ऊंचाई घट के 1 से 2000 मीटर रह गई है। इस पर्वत तंत्र में ब्लू रिज, एलेग्नी, नॉर्टे डैम ये सारे पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने ऊपर सबसे ऊपर आपको जब मैंने डिस्कस किया था तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्लू रिज, यहाँ एलेग्नी, यहाँ पे नॉर्टे डैम, ये सारे पर्वत यहाँ पे पाए जाते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी मिशेल है। उच्च गुणवत्ता के कोयले के भंडार पाए जाते हैं। पूर्वी भाग में अपरदन के कारण पीडमोंट पठार का निर्माण हुआ है। अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली नदियाँ इस पठार से बहने के बाद तटवर्ती मैदान में गिरते समय जलप्रपात बनाती हैं, अतः इसे प्रपात रेखा क्षेत्र या फॉल लाइन रीजन कहते हैं। ठीक है, यह क्षेत्र जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये सब ऊपर बता चुका हूँ मैं आपको। अपलेशियन पर्वत तंत्र के पश्चिमी भाग में कटक व घाटी क्षेत्र स्थित है। कटक घाटी क्षेत्र के पश्चिम में अपलेशियन पठार स्थित है। अपलेशियन पठारी क्षेत्र में एलेग्नी पठार व कम्बरलैंड पठार सम्मिलित है। वैसे चूँकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब ये मैप में उतनी जगह नहीं है यहाँ इसमें हमारे कि इसमें हम आपको दिखा पाएँ, लेकिन यहीं पे एलेग्नी पठार, कम्बरलैंड पठार यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इन पठारों की खासियत क्या है, खास बात क्या है कि यहाँ पे लौह अयस्क पाए जाते हैं। कटक घाटी क्षेत्र चूना पत्थर से निर्मित है। ठीक है, ये जो कटक घाटी क्षेत्र है ये चूना पत्थर से निर्मित है। अभी इसके बारे में आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। जब ये सारे पठार हम पढ़ेंगे तो इसमें आपको मैं और चीज़ें बताऊंगा। इस क्लास को अपना यहीं ख़त्म करते हैं। ये हो गए हमारे नॉर्थ अमेरिका के सारे माउंटेन्स, और आगे की क्लास में हम पठार पढ़ेंगे और वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र पढ़ेंगे। चलिए।